आज हम लोग वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें एक वेक्टर कोई एक जैसे पहले लिया था हम लोगों ने ओबी वेक्टर बी थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो लिखा जाए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए एंड ओ बी इक्वल टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी, represented by A cross B. There A cross B equal to modulus A modulus B sin theta n cap, sin theta n cap. There theta angle between A and B, वेक्टर A एंड B के बीच का ये एंगल है। ओके बेटा, अब यहां पे ये क्या है? यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यूनिट वेक्टर एन कैप है, जिसकी वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्रश्न उठा कि इससे पहले भी तो था, क्यों नहीं लगाया गया था? यहां आपने लगा दिया एन कैप। तो हेयर एन कैप इक्वल टू, ये है क्या इसके बारे में पहले लिख दिया जाए, फिर आगे डिस्कस किया जाए। ये हमने बनाया, ये है एन कैप। तो एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर कहां है? हमारे प्लेन XY प्लेन पर हैं और ये इनके परपेंडिकुलर है। ऐसे देखो, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो कि फिगर में यहां दिख रहा है। अब यहां परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। अब लिख दिया। अब इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाता है? अगर इस प्लेस पर कोई हमारे पास स्क्रू पेंच है ना, स्क्रू होता और उस स्क्रू को हम इस प्लेस पे स्क्रू है और हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू क्या होता? स्क्रू ऊपर उठना शुरू होता। अगर स्क्रू को हम कोई भी स्क्रू, अब कुछ स्क्रू एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मोटरसाइकिल के शीशे वाला स्क्रू वो खुलने लग जाए, वो उसको उनका एग्जाम्पल न लिया जाए। वे स्क्रू जो एंटी क्लॉकवाइज जब हम उसे घुमाएंगे तो वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर अगर स्क्रू है और स्क्रू को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो स्क्रू ऊपर उठा, तो स्क्रू जो ऊपर उठता है उस डायरेक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं? ये एन कैप है। एन कैप क्या है? स्क्रू के उठने की डायरेक्शन। जब हम उसे
एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू हमारा जो है तुम्हारा ऊपर उठता है, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीचे की तरफ आता है, क्लॉकवाइज में नीचे आता है। तो अब तुम देखो यहां से तुम्हारा एंगल ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ही तो होता है। यहां से यहां जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो अब यहां से हम लोगों ने देखा कि जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ए टू बी गए, ए टू बी एंगल फ्रॉम ए टू बी थीटा है ना, तो ये इतना पेज उठा। तो पेज जब उठा है तो उसकी डायरेक्शन किसने इंडिकेट की, एन ने। और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेज नीचे की तरफ जाएगा, जैसा कि फिर यहां से आए हम लोग। अब इसे हम यहां लिख दें, हमने लिखा ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप के बारे में हम लोग लिख चुके थे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, बोल चुके हैं। बाकी नोट हो गया था कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब यहां से हम लोग आए, हमने लिखा बी क्रॉस ए। अब लिखा हमने बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए हमारा हुआ मॉडुलस ए मॉडुलस बी। और इस समय तुम देखो ये है, ये तुम्हारा बी है और एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ बी टू ए, यानी ये ए है। बी से चले और ए की तरफ आए और थीटा एंगल बना, यही है ना। साइन, इस एंगल को क्या पढ़ते हैं, बी टू ए। अगर आएंगे, अगर हम बी टू ए आएंगे तो एंगल क्या कहलाएगा, माइनस थीटा। क्यों बेटा, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो थीटा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़ेंगे तो माइनस थीटा है नहीं, बी टू ए। तो बी टू ए एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। दिस इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो बेटा ये आया कि नहीं, ए बी साइन थीटा क्या था, ए क्रॉस ए, हम तो कहिए ए बी साइन थीटा एन कैप क्या था, ए क्रॉस बी था। तो ये क्या बन गया, ए बी स्केलर क्वांटिटी है, बी ए चाहे लिखें चाहे ए बी लिखें, यहां ये बी होगा ये ए होगा, बी ए और बन गया ए बी। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ लिख लो, कम्यूटेटिव लॉ does not hold in vector product of two vector quantity। क्लियर हो गया? जबकि स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b डॉट a हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, यहां ये इंडिकेट करता है, माइनस ये भी इंडिकेट करता है, इसका मतलब पेज नीचे जा रहा था। तुम दोनों में से किसी एक को नेगेटिव बोलोगे, चाहे इसे चाहे इसे। अब इसे बोल दिए तो इस समय ये नेगेटिव हो गया ना, तो जब हम हमारा ये प्लस आ रहा था तो स्क्रू, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे स्क्रू उठ रहा था, और क्लॉकवाइज आए तो स्क्रू डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो ये जो हमारा एन कैप है वो स्क्रू के उठने की डायरेक्शन है या नीचे जाने की डायरेक्शन है। उठेगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। ठीक है बेटा ना। अब कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हो, वेक्टर भी पढ़ चुके हो, नहीं है प्रॉब्लम तो होगी। बोलो, संशय जो मन में आ रहा हो पूछो। हाँ बेटा, तुम बोलना बेटा, कोई संशय? स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा ए बी कास थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा ए बी साइन थीटा एन कैप, और
संशय भी तुम्हें नहीं हुआ? हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ ठीक। और हाँ और यहाँ और वहाँ। तो संशय क्या है कि आखिर आपने स्केलर प्रोडक्ट में कॉस लिया था, वेक्टर प्रोडक्ट में आप साइन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं हम स्वीकार करते जा रहे हैं, है ना। और यहां आपने कहा एन कैप है, वो भी बर्दाश्त कर लिए, एन कैप है, तो वहां क्यों नहीं था? वहां कहने में क्या दिक्कत थी? और फिर माना वहां आपने कहा वो स्केलर प्रोडक्ट है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए नहीं लगाए। तो अभी थोड़ी देर पहले आप पेज समझा रहे थे, है ना, कि पेज को जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उठता है और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीचे जाता है। तो वहां वो पेज कहां चला गया था? क्या वो पेज वहां नहीं था? वहां भी तो था। क्यों बेटा? जो पेज आप यहां आज बोल रहे हैं, जो पेज जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो उठ रहा था, जिसके उठने की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज में वो नीचे जा रहा था, जिसके डाउनवर्ड आने की डायरेक्शन ये निगेटिव वाला है। तो क्या वो पेज वहां नहीं था? वहां भी था। तो फिर क्या हुआ? वहां भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, लेकिन वो पेज स्क्रू उसका फेल था। हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो उठ नहीं रहा था, और एंटी क्लॉकवाइज गिरा रहे थे, नीचे जा नहीं रहा था। दोनों सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज में उठ नहीं रहा था और क्लॉकवाइज में नीचे जा नहीं रहा था, जहां था वहीं घूम रहा था। तो ये रीजन था। कहाँ समझ में तो आ गया, स्क्रू वहां फेल था, स्क्रू वहां भी था, है ना। फिर अगली बात आई कि ठीक है, ये भी मान लिया, आपकी बात मान लिया, वहां स्क्रू फेल था, यहाँ स्क्रू सही पोजीशन में था, इसलिए वो स्केलर है, जहां है वहीं का वहीं कांस्टेंट है। ये ऊपर नीचे जा रहा है, वेरिएशन इसमें हो रहा है ना। फिर आपने वहां कास लिया, यहां साइन क्यों लिया? तो तुम ये जानते हो कास माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा होता है। यानी कॉस को हम एंगल चाहे क्लॉकवाइज नापें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज नापें, नो चेंजिंग अगर दे रहा है आंसर तो कौन दे रहा है? जबकि साइन में क्या होता है? माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी तुरंत चेंजिंग बता दे रहा है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों स्थितियों में वो कांस्टेंट ही रहे, ये आंसर तो कॉस ने दिया। फिर जब ये भी हो गया तो ये हुआ क्या? बाकी तो और टेक्नोमेट्रिक रेशियो थे, सेक कोसेक टेन कॉट, उनको क्यों नहीं, उनके साथ पार्शियलिटी क्यों की गई, इन्हीं को क्यों लिया गया? तो अब उसका भी जवाब सुनो। कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा की ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल, और साइन थीटा की भी वैल्यू जो होती है ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल, जबकि बाकी सारे जितने भी हैं -∞ टू +∞ वेरी करते हैं। यानी इसका ग्राफ भी डेफिनिट है ना। अब रीजन समझ गए बेटा कि क्यों वहां कॉस लिया गया, क्यों यहां साइन लिया गया? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन अगर हम क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, नो चेंज, तो नो चेंज मीन्स कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है स्क्रू में, तो ऐसी स्थिति में वो कांस्टेंट है, स्केलर है। अगर कोई चीज वहीं का वहीं है, इसका मतलब क्या है? वो स्थिर है, स्केलर है, और किसी में वेरिएशन हो रहा है तो वो वही तुम्हारा वेरिएशन है, तो वेक्टर हो गया, सदिश जिसको हिंदी में कह रहे हैं। तो ये जो पेज के उठने की डायरेक्शन है वही एन कैप है और नीचे आने की नेगेटिव है। तो अब तो ये समस्या दूर हो गई, अब आराम से बर्दाश्त हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये क्यों है कहीं लिखा नहीं है, केवल बोलने वाली भाषा थी, बोलने में समझ में आ गया होगा। और अब कोई कहे तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये क्यों वहां कास था, क्यों यहां साइन था, क्यों साइन और कास ही था, उसका भी जवाब ये है। होगा बेटा? तो अब यहां से हम लोग जब इतना हो गया और तुम संतुष्ट भी हो गए कि यहां साइन होगा, वहां कास होगा, और ये क्यों स्केलर है वो, और ये वेक्टर है, होगा बेटा? अब यहां से हम आगे बढ़े। समझ आ गया बेटा इतना ना, कि वो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में फर्क क्या था। और समझाने के लिए यहां क्लास का निशान लिया गया, वहां डाट का। डाट देखते ही हम समझ जाएंगे स्केलर प्रोडक्ट है, और क्लास देख के जान जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट है। अब ये एक रिजल्ट आया, यहां पर हमने कहा था एन कैप इज इक्वल टू
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है बेटा, ये हमारा नंबर 1 है, पहला वाला रिलेशन ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस। और नंबर 1 में ही वहां हम लोग नीचे बोले हुए थे, ये वहां लिखा हुआ था। ये तुम्हारा हो गया नंबर 2। नंबर 2 के बाद हमने लिखवाया था कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो आज के बाद से हम जान गए कि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लिखना है तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब अगला, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड ऑफ 1, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड ऑफ 1, अगला पॉइंट। ठीक बेटा, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा हमने एन कैप कहा था, तीसरा हमने कहा अभी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। और अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड ऑफ 1। तो मॉड लिया, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप मॉडुलस। ए बी साइन थीटा तो कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसी की वजह से ये वेक्टर है, तो ये बन गया मॉडुलस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। आइए जो भी नंबर है नंबर 3 डाल देते हैं, 1 2 3। ठीक बेटा, नंबर 2 पे कम्यूटेटिव लॉ वाला। अब यहां से हम लोग आगे बढ़े, फ्रॉम 3 साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। एंगल फाइंड करने का एक फार्मूला ये भी है, एक पीछे फार्मूला था cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। और अगर हम एक क्रॉस बी निकाल चुके हैं तो फिर डॉट के चक्कर में क्यों पड़े, तब सीधे इसी से निकल जाएगा। होगा बेटा क्लियर। अब इसके आगे स्पेशल केस आ जाएंगे, कुछ स्पेशल केस आ जाएंगे, उस पे आ जाते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 0 आर पाई, दैट इज if theta equal to 0 r pi, note होगा बेटा, that is vectors are parallel, are collinear to each other, then from 4, ये नंबर 4 है ना, from 4 0 is equal to मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। दैट मीन्स मॉडुलस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। और ये चीज तो हम उसमें भी कह सकते थे, फ्रॉम 1 में भी, है ना। फ्रॉम 1 also we get from 1 if vectors are parallel or collinear, then a cross b equal to modulus a modulus b sin 0 and कैप। कितना आया बेटा, 0 ही तो आया, sin 0 0 होता है। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, डॉट प्रोडक्ट 0 मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 मीन्स they are collinear or parallel to each other. If dot product of two vectors equal to 0, then we say vectors are perpendicular to each other. Or if cross product of two vectors equal to 0, then vectors are parallel or collinear to each other. होगा बेटा, ये भी कंडीशन हमारी हो गई। अब इसके बाद कुछ केस और आ जाते हैं, एंगल का भी आ गया, यहीं से लिया जाए फ्रॉम वो जो हम लोग लिखे थे मॉडुलस ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना लिखे थे, ए बी साइन थीटा, नंबर कितना था वो, 3 था। फ्रॉम 3
साइन थीटा तो हम लोग को बन चुका था, है ना, साइन थीटा बन चुका था। तो फ्रॉम 3 यहां से लो A क्रॉस B इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा एन कैप इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप, है ना। तो यहां से ये क्या था, नंबर 1 था, तो पहले फ्रॉम 1 ले रहे हैं। फ्रॉम 1 एन कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपान AB साइन थीटा बता रहा ना। फ्रॉम 1 एन कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपान AB साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B अपान मॉडुलस A क्रॉस B फ्रॉम 3 में क्या था, AB साइन थीटा, A क्रॉस B ही था ना। n cap which is vector perpendicular to A and B, n cap which is vector perpendicular to A and B equal to A cross B upon AB sin theta। AB sin theta हम लोगों ने भी मॉडुलस A क्लास B निकाला है, हो गया। अब इस पर आ जाए, फिर से लिखना वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, इसे हमने क्या कहा था, n कैप। अभी हमने क्या निकाला इसे, A क्रॉस B अपान मॉडुलस A क्रॉस B। बोलो सही बेटा। इस फार्मूले को देख के कुछ लग रहा है कि कह सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो फार्मूले को, और इस फार्मूले को देख के कुछ और भी हम लोग कह सकते हैं। हाँ बेटा बोलना, वो डेफिनेशन तुम्ही ने दी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ 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 जोर से बोलो। ऑफ A क्रॉस B, दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर of A cross B, that means vector perpendicular to A and B is unit vector of, ये क्या था, यूनिट वेक्टर ये भी था, ये भी क्या था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B एंड कैप। जरा यूनिट शब्द दोनों में हटा दो, तो वेक्टर परपेंडिकुलर ए क्या बना, वेक्टर ये बना, है ना। तो नोट क्वेश्चन में अक्सर पूछता है ये, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। क्लियर हो गया बेटा। यानी आज के बाद से अगर कहीं क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एक A क्रॉस B वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B इज इक्वल टू A क्रॉस B, और जब यूनिट बोलेंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जब देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू तो यूनिट वेक्टर आ गया, वेक्टर बोलेंगे तो वेक्टर आ गया। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B मींस A क्रॉस B। तो ये क्वेश्चन पूछने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका हो गया। तुमसे उसने नहीं कहा A क्रॉस B निकालो, गिवन वेक्टर A दिस, वेक्टर B दिस, फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। इसका मतलब क्या करना है, A क्रॉस B निकालना है। हो गया नोट बेटा, ये भी हमारा हो गया। अब तो हम लोगों ने जितने फार्मूले निकाल लिए हैं, यूनिट वेक्टर भी ले लिया है, उसका मॉडुलस भी ले लिया है, एंगल का भी काम हो गया है। अब थोड़ा आइए के पे आ जाएगा। हाँ एक और, इफ A इक्वल टू B,
if A equal to B, then A cross A equal to modulus A sin 0 and cap, that means यानी उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में मॉडुलस स्क्वायर बन जाता था, है ना। तो A क्रॉस A कितना है? 0 है। ये भी नोट हो गया। A क्रॉस A इक्वल टू इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। ठीक है बेटा। अब हम लोग IJ के पे आते हैं। लिखना इफ I कैप कामा J कैप कामा K कैप आर यूनिट वेक्टर्स perpendicular to each other, perpendicular to each other, in the direction of x comma y comma z axis, in direction of x comma y comma z axis respectively। ठीक बेटा। देन I क्रॉस I इक्वल टू मॉडुलस I एंगल दोनों बीच का। अब बताओ I पर परपेंडिकुलर कौन है? J भी है, K भी है, कोई एक ले सकते हैं। चलो J ही ले लेते हैं। आया तो अंत में 0 ही ना, साइन 0 0 होता है, 0 हो गए। सिमिलरली J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू 0। thus I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू 0। हो गया एक फार्मूला, ये भी काफी यूज होगा। अगला I क्रॉस J इक्वल टू मॉडुलस J एंगल बिटवीन I एंड J, तो साइन एंगल बिटवीन I एंड J 90 डिग्री। I और J का परपेंडिकुलर वेक्टर K कैप, यानी जिसे हम N कह रहे थे, यहां पर हम कैसे पढ़ेंगे? देखो A क्रॉस B मॉडुलस A मॉडुलस B साइन एंगल A एंड B इनटू वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। कभी गलती नहीं होगी, फिर से बोल रहे हैं। A क्रॉस B अगर है तो A क्रॉस B इक्वल टू मॉडुलस A मॉडुलस B साइन एंगल A एंड B इनटू वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। अब यहां हम आए I क्रॉस J मॉडुलस J साइन एंगल I एंड J, ऊपर बोले हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो I और J का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? K कैप। दिस इज इक्वल टू 1 1 1 K कैप, और हमें मिल गया I क्रॉस J इक्वल टू K कैप। अब आज के बाद से हम लोग I क्रॉस J कहीं लिखा मिलेगा तो उसे क्या लिख देंगे? K कैप। और यहीं से एक रिजल्ट और मिल जा रहा है, अगर J क्रॉस I कर देंगे तो माइनस K हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I सिंस A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगला है J क्रॉस K मॉडुलस K साइन 90 डिग्री वेक्टर परपेंडिकुलर टू I कैप, है ना। दिस इज इक्वल टू I कैप लिख देते हैं, यहीं पर इंप्लाई का K भी लिख देते हैं। K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I कैप, और अंत में लास्ट वाला K क्रॉस I मॉडुलस I साइन 90 डिग्री J कैप में
इक्वल टू क्या मिल गया बेटा हमें, जे कैप। और ठीक इसका अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, आई क्रॉस के कर दें, तो इक्वल टू माइनस जे। अब इसे याद कैसे करेंगे कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। ये हमने सर्किल बना दिया बेटा और लिख दिया आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज आई जे के। अब कहीं तो नेगेटिव हो गया ना, देखो आई जे के, बस ऐसे याद रखो। और आई जे के दिमाग में रहेगा तो आई जे जे के आई, एक क्रम चल रहा हम लोगों का ना। और अगर इसमें जो ही कोई क्लॉकवाइज नजर आया निगेटिव साइन, देखो के क्रॉस जे या आई क्रॉस के, देख रहे हो ना, ये नोट कर लो। इस तरीके से हम देखेंगे आई जे के एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ये डायरेक्शन चेंज निगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज ज्यादा होगा, इसे यूज हमें ज्यादा करना है। ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं हम लोग, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो जैसे वहां पर हमारा वेक्टर था ए और बी, ठीक यहां भी होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट इसके बजाय कोई एक नया फार्मूला और आने वाला है डिटरमिनेंट में, तो उसे हम देखते हैं वो कैसे है।